आज की वीडियो में हम एमपीटीईटी वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 के जो पुराने क्वेश्चन है, पुराने ईयर में जो पेपर हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसके पहले अपन 5 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये इसकी 6वीं क्लास है। अगर आपने इसके पहले वाली क्लासों को नहीं देखा हो तो एक बार उन क्लासों को भी आप लोग जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां पे जाके एक बार आप लोग उन क्लासों को भी जरूर देख लेना। इस वीडियो को देखने से आपको ये फायदा मिलेगा कि पुराने जो पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन किस प्रकार के आए हैं, उनको करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो आप वीडियो को पूरी एक बार जरूर देख लेना। अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज की वीडियो में हम लगभग 16-17 क्वेश्चन के लगभग भी कंप्लीट करेंगे। अपन ने हर वीडियो में लगभग इतने ही क्वेश्चन कर रहे हैं, 17-18 के लगभग अपन ने हर वीडियो में क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि ए जो है वो बड़ा है 0 से एवं बी छोटा है 0 से तो बिंदु पी ए कामा बी स्थित है, ये बताना है। ठीक, देखो ये लिखा हुआ है, यदि ए जो है वो बड़ा है 0 से और बी जो है वो छोटा है 0 से तो बिंदु जो पी है वो ए कामा बी है, तो ये बताना है ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो ए क्या है, ए बड़ा है 0 से। अगर 0 से कोई संख्या बड़ी है तो हमेशा वो पॉजिटिव में आएगी, तो ये पॉजिटिव में आएगी। बी छोटा है 0 से, तो 0 से जितनी भी छोटी संख्या है वो सारी आएंगी किस में आएंगी, नेगेटिव में आएंगी। ठीक, अगर हम ये चतुर्थांश को बनाए तो अपने को पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। तो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों धनात्मक रहते हैं। यहाँ पे तो ये देखो ये एक्स तो ऋणात्मक रहता है, लेकिन ये वाई क्या रहता है, धनात्मक रहता है। अगर थर्ड वाले पे अपन आए तो यहाँ पे क्या, ये एक्स तो ऋणात्मक रहेगा और वाई भी क्या है, ऋणात्मक रहेगा। फोर्थ वाले में आए तो एक्स धनात्मक रहता है और वाई क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। ठीक, तो देखो ये क्या रहा है, प्लस ये माइनस माइनस, तो ये कौन सा चतुर्थांश हुआ, ये चतुर्थ चतुर्थांश हुआ। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में स्थित है, बिंदु पी ए कामा बी। तो ये पहले वाला जो रहता है वो एक्स रहता है जिसको अपन भुज बोलते हैं, दूसरा वाला वाई रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक, तो ये पहला वाला अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, -1 के गुणात्मक तत्समक योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक तत्समक क्या है। तो योगात्मक तत्समक का मतलब ये होता है, जैसे -1 का अपने को योगात्मक तत्समक निकालना है, ये माइनस, तो अगर -1 का योगात्मक मेरे को तत्समक निकालना है तो इसका मतलब होता है इसमें क्या संख्या में जोड़ूं ताकि मेरे को -1 ही प्राप्त हो जाए। मतलब इस -1 में क्या जोड़ूं कि -1 भी प्राप्त हो जाए। तो मेरे को पता है इसमें क्या जोड़ूंगा मैं, 0। तो पहले वाले का योगात्मक तत्समक कितना आ जाएगा, 0। मतलब पहले वाले ऑप्शन में भी 0 है, दूसरे में भी 0 है, तीसरे में भी 0 है, चौथे में भी 0 है। मतलब चारों ऑप्शन इसके सही हो सकते हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि इस -1 में मतलब योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि इसका मतलब ये अगर नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव लिख दो। तो -1 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, +1। अगर ये +1 होता तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होता, -1। तो दूसरे नंबर पे +1 आना चाहिए। तो +1 फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में नहीं है। मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट गए। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि -1 को मैं किस नंबर से गुणा करूं ताकि मेरे को वापिस से -1 प्राप्त हो जाए। तो मैं किससे करूंगा, +1 से गुणा करूंगा ताकि मेरे को क्या मिल जाए, -1। मतलब थर्ड वाला भी क्या होना चाहिए, +1। तो +1 इसमें मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही है, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत हो गया। ठीक, तो योगात्मक तत्समक का मतलब है कि इसका जैसे -1 का मेरे को योगात्मक तत्समक निकालना है तो ऐसी क्या संख्या मैं इसमें जोड़ूं कि वापिस मेरे को -1 प्राप्त हो जाए। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि जैसे -1 लिखा तो इसका योगात्मक प्रतिलोम +1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे +1 होता तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाता, -1 हो जाता है। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि -1 का इसका मेरे को -1 का अगर गुणात्मक तत्समक निकालना है तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा में करूं ताकि मुझे फिर से -1 प्राप्त हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 21, 80, 10 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसके पहले वाली संख्या निकालनी है। तो सीधा सीधा इसमें से एक माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे मैं पूछूं कि 2, तो 2 में से 1 माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। 2
का मेरे को पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 2 से पहले एक संख्या इसमें एक कम कर दो, क्या आएगी? पर ऐसे ही जो नंबर दिया हुआ है इसकी पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो इसमें एक कम कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन दे के रखा है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ सर्वांग समय कॉन्ग्रुएंट है, और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एफडीई दोनों सर्वांग नहीं है, तो निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें अपने सर्वांग को पढ़ा था, कैसे चेक किया था कौन कौन सर्वांग है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला सर्वांग है, तो देखो इसके लिए क्या क्या चीज हो सकती है कि ए बी किसके बराबर आ सकता है, ए बी जो है वो बराबर आ सकता है किसके, डीई के। ठीक, ए बी बराबर किसके आएगा, डीई के। इसी प्रकार से ए बी डीई के बराबर आ गया। इसी प्रकार से बीसी किसके बराबर आएगा, बीसी आएगा ईएफ के। तो ये आ गया बीसी इक्वल टू कितना, ईएफ। इसी प्रकार एसी जो है, एसी बराबर आएगा किसके, डीएफ के। एसी बराबर आएगा किसके, डीएफ के। तो देखो ए बी डीई के बराबर है क्या, देखो ये चार ऑप्शन दिए, तो ए बी डीएफ के बराबर है, मतलब ये तो हमारा सही नहीं है। और क्वेश्चन ने पूछा था निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सीबी ईएफ के, सीबी या बीसी एक ही बात हुई, सीबी या बीसी एक ही बात हुई, ईएफ के बराबर है, मतलब ये तो सर्वांगसम होने की शर्त है। इसी प्रकार बीसी एफई के बराबर है क्या, कहां गया, बीसी एफ ई या ईएफ के बराबर है, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब ये वाला भी सर्वांगसम है। बस ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये देखो बराबर नहीं आ रहा है, ये भी डी के बराबर नहीं आ रहा है, ये भी किसके, इसमें डीएफ के बराबर आ रहा है। देखो एसी डीएफ के, एसी एफडी या डीएफ बात एक ही होगी। तो इसका हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एडी बराबर डीएफ। अपने को बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही इसका नहीं है। ठीक, अगला देके रखा है, यदि a प्लस बी इक्वल टू 2ab तो 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करना। देखो ab इक्वल टू कितना दिया देख रखा है 2ab, और a 1/a प्लस 1/b का अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एलसीएम ले लें, तो ab हमारा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा b प्लस b प्लस a का मतलब a प्लस b या b प्लस a एक ही बात है, तो मैं इसको a प्लस b लिख लूं, तो a प्लस b अपन कितना ab। a प्लस बी का अपने को क्वेश्चन में देके रखा है, a प्लस बी का मान कितना 2ab, तो a प्लस बी की जगह में कितना लिख सकता हूँ 2ab, और नीचे ab से ab कैंसिल हो गया, तो इसका मान कितना आ गया 2, इसका मान कितना आ गया 2। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देके रखा है, इन अ ट्रायंगल PQR एंगल P इक्वल टू 59 डिग्री, एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल R इक्वल टू 61 डिग्री, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज। एक त्रिभुज PQR में कोण भी जो दिया हुआ है वो 59 डिग्री दिया हुआ है, कोण Q दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है, कोण R 61 डिग्री दिया हुआ है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल PQR, ये P ये QR, अपने को P का मान 59 डिग्री देके रखा है, ये लिखा मैंने 59 डिग्री, Q देके रखा है 60 डिग्री, तो Q 60 डिग्री, R देके रखा है मेरे को 61 डिग्री। तो अगर मैं इसमें से बात करूं कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, तो आपको दिख रहा है सबसे बड़ा एंगल जो एंगल R है वो सबसे बड़ा एंगल है। लेकिन अपने को इसमें एंगल नहीं बताना था कौन सा सबसे बड़ा एंगल है, अपने को इसमें बताना था सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी। तो इस एंगल के सामने की ये भुजा, देखो इस एंगल के सामने की ये भुजा कौन सी, PQ या QP, PQ या QP, तो यही हमारी इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने की भुजा ही उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी। तो PQ या QP जो भी ऑप्शन में हमारा है वो सही होगा। तो PQ देके रखा है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, लिख लो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ x इक्वल टू -3 y इक्वल टू 1/5 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन -2x प्लस 5y इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज। k का अपने को मान बताना है, एक इक्वेशन देके रखी है और x और y के अपने को वैल्यू देके रखी है, और क्वेश्चन ने अपने से पूछा है कि तुम k का मान बताओ, k का मान क्या होगा। तो अपन सीधा इक्वेशन में x और y का मान रख दो, k का मान अपने आप निकल के आ जाएगा। तो x का मान कितना -3, यहाँ पे अपन -3 रखेंगे, -3 का इंटू होगा -2 से, तो कितना होगा प्लस का 6 हो जाना है, तो डायरेक्ट में 6 लिख देता हूँ, प्लस 5 इंटू वाई का मान कितना 1/5 इक्वल टू कितना
के, 5 से 5 कैंसिल, बचे कितना 6 + 1 = k, तो 7 = k, तो k का मान कितना आ गया 7। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख रखा है, निम्नलिखित में से संख्या के रिक्त स्थान को भरने के लिए विकल्पों में अंकों का चयन करें जिससे कि बनने वाली संख्या 3 से विभाजित ना हो। चूज द डिजिट फ्रॉम द ऑप्शंस टू फिल द ब्लैंक स्पेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फ्रॉम्ड इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब अपने को इस खालिस्तान की जगह ऐसे नंबर को भरना है कि ताकि ये जो पूरा नंबर जो बनेगा वो 3 से विभाजित ना हो, 3 से डिविजिबल ना हो। तो 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 12, इसको मेरे को चेक करना है ये नंबर के 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, 2 और 1 कितना 3। क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे, तो 1 और 2 3 और 3 6, 4 10, 10 5 15 और 6 कितना है 15 और 6 21 का मतलब 2 और 1 3, तो 3/3। इसको 3 जो है इसको पूरी तरीके से रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा, मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड। या फिर हम ऐसा कर सकते थे कि जहां जहां डिवाइड हो रहा है उसको काट दो, तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, काट दो, ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, काट दो, 2 और 1 कितना 3 डिवाइड हो जाएगा, काट दो, बचा क्या 5 4 9, तो 9/3 कर दो। क्या इसको 3 पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा? हाँ कर देगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं अपन कुछ, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे मैंने लिखा 1 3 और यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश। तो इसकी जगह क्या क्या आ सकता है ताकि नंबर 3 से विभाज्य हो जाए? तो इसमें देखो एक नंबर तो क्या आ गया 3, 3 को तो काट दो पहले, क्योंकि 3 को डिवाइड कर देगा। ऐसा नंबर सोचना है ताकि इन दोनों का योग 3 से भाग हो जाए। तो देखो इसकी जगह अपन 2 रख सकते हैं, 2 और 1 3 से विभाजित। फिर इसके बाद 1 तो अपन रखने, 1 और 1 कितना हो जाता 2 रख दिया। इसके बाद 3 से 3 भाग नहीं होता। इसके बाद 4 नहीं होता। इसके बाद अपन रख सकते क्योंकि 5 और 1 कितना हो जाता 6। देखो 5 रख लिया, फिर 6 नहीं क्योंकि 6 से डिवाइड नहीं होता। 8 और 8 अपन बिल्कुल रख सकते थे क्योंकि 8 और 1 डिवाइड हो जाता। 8 के बाद अपन क्या 9, तो 9 भी नहीं रख सकते क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो रख सकते थे। इस क्वेश्चन में भी अपने को सोचना है कि कौन है। तो देखो कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है, तो काट दो दोनों को का योग सोचना है ताकि वो हो जाए। अपने को क्वेश्चन के नंबर को अपने को सोचना है जो 3 से डिवाइड। यहाँ पे 9, यहाँ पे 6 से डिवाइड हो जाएगा, काट दो। 8 और 15 पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब अगर अपन ये 3 अंक को 9 8 6 को यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा 3 से विभाजित हो। क्वेश्चन में ये नहीं बताना कौन सा नंबर 3 से विभाजित है, अपन कौन सी डिजिट रखें जो नंबर बने वो 3 से। तो पहला वाला आप नहीं सकता, दूसरा यहाँ पे तो अपने पूरे कट कर लिए थे, 7 बचा था। अब देखो और 15 20 20 और 27 27/3 करेंगे, मतलब कर लो 9/3 करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये नंबर भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। आगे जाओ, 7 बचा था, लिख रहा है 6 को काट और 7 कितना 15 हो जाता, 15 और 7 हो जाता 22 22/3 का 2 और 2 कितना 4 4, इसको पूरा डिवाइड नहीं, मतलब ये हमारा राइट आंसर। अपन यहाँ पे 7 8 रख दें तब ये पूरा जो पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगला चेक करो, देखो कितना 3 को काट दो, काट दो क्योंकि इसे विभाजित हो जाए 7 और यहाँ पे कितना बचा 7 7 और 9/3 करेंगे तो 3 9 को डिवाइड पूरी, तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर नहीं है। तो इसका ओवर थर्ड वाला क्या रखाएगा 6 8। ठीक, अगला क्वेश्चन देके रखा है 12 प्लेट चूज अ सेट ऑफ लाइक टर्म फ्रॉम 9a²b 4ab 4a 5b a² 7b²a 9b 3ab 4b। मतलब सदृश पदों को एक समुच्चय चुनना है जो एक जैसे पद है उनका अपने को ऑप्शन में चुनना है। तो देखो
पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे भी बी की पावर 1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिससे अगला चेक करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, जब अगला क्वेश्चन देके रखा है 12 प्लेट चूज अ सेट ऑफ लाइक टर्म फ्रॉम 9a स्क्वायर बी 4ab 4a 5b a स्क्वायर 7b स्क्वायर a 9b 3ab 4b। मतलब सदृश पदों को एक समुच्चय चुनना है, जो एक जैसे पद है उनका अपने को ऑप्शन में चुनना है। तो देखो पहला वाला ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे बी की पावर 1 है, यहाँ पे भी बी की पावर 1 है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिससे अगला चेक करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे कितना है, ए ही है, तो ये तो हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो ए की घात 1 है, यहाँ पे भी ए की घात 1 है, लेकिन ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 4ab, मतलब 4 के साथ ab भी है, जबकि यहाँ पे b का तो कोई पद है ही नहीं और यहाँ पे a का पद नहीं है, तो ये वाला आंसर भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। जबकि तुम यहाँ पे देखना, यहाँ पे ए बी भी है और यहाँ पे भी ए बी दोनों चीज मिल रही है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, मतलब इसके पास भी दो पद है, इसके पास भी दो पद है, इसके पास भी दो पद है, लेकिन देखो यहाँ पे ए की घात 2 है, यहाँ पे भी ए की घात 2 है, लेकिन यहाँ पे ए की घात कितनी है, 1, मतलब ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। तो इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देके रखा है 12 प्लेटों और 8 गिलासों का मूल्य 528 रुपए है। 12 पी से प्लेट, जी से गिलास, तो 12 प्लेट प्लस 8 गिलास का मूल्य कितना है, 528 रुपए। यदि एक गिलास का मूल्य 18 रुपए है तो 6 प्लेटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि एक गिलास का मूल्य 18 रुपए है, तो ये 12 प्लेट प्लस ये कितना 8g, तो एक का कितना है 18 इक्वल टू कितना 528, तो 12 प्लेट प्लस 8 और इसका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 144 इक्वल टू कितना 528। आगे चलो तो 12 प्लेट बराबर कितना 528 माइनस का 144, तो ये 12 प्लेट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, यहाँ से 12 में से 4 जाएगी कितना 8 और इधर 4 में 384 हो जाएगा। अपने को कितना निकालना है, 6 प्लेट का निकालना है, तो 2 से दोनों जगह भाग दे दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 6p हो जाएगा और इसको भाग देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो 6 प्लेट का मूल्य कितना आ गया 192 रुपए आ गया। तो इसका कौन सा वाला, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 192 रुपए। अगला लिखा हुआ है पूर्णांक 97 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। अपन ने पहला वाला क्वेश्चन ही किया था, तो 97 का योगात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस का 97 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित आकार के जूते एक दिन में बेचे गए बहुलक की गणना करो। बहुलक का मतलब होता है जो अंक सबसे अधिक बार आया हो वो हमारा क्या कहलाता है, बहुलक। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 जो अंक है, 9 नंबर का अंक है, जो 9 है वो सबसे अधिक बार आया है, इस कारण इसका आंसर कितना हो जाएगा 9, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन जो है, यदि एक धनात्मक संख्या x को 5 और 3 से विभाजित करने पर प्राप्त संख्याओं के बीच का अंतर 1 मिलता है, मतलब x को अपन 5 से डिवाइड करें और x को ही अपन 3 से डिवाइड करें और जिन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव प्लस का 1 मिलता है। ठीक, तो देखो क्या सही हो सकता है। मान लो मैंने एक नंबर लिया 15 को मैंने पहले 5 से डिवाइड किया, 5 3 15, 3 आया। इसी 15 को मैंने जब 3 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया। तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कब आ सकता है, जब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाए, मतलब 5 में से 3 जाए, तभी धनात्मक का मतलब पॉजिटिव संख्या मिल सकती है। ठीक, तभी धनात्मक संख्या मिल सकती है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, 3 - 5 कर दूं तो मेरे को माइनस का 2 मिल जाएगा। मतलब अगर मेरे को ये संख्या धनात्मक चाहिए, दोनों का अंतर धनात्मक चाहिए, तो मेरे को बड़ी संख्या धनात्मक चाहिए और छोटी संख्या क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए। तो देखो जब अपन ने 5 से डिवाइड किया था तब हमें कौन कैसी संख्या मिली थी, छोटी संख्या। जब अपन ने इसी 15 को 3 से डिवाइड किया था तब हमें कौन सी संख्या, बड़ी संख्या ने 5 मिला था। मतलब x/3 तो पहले आएगा, फिर क्या आएगा x/5 आएगा, और दोनों का डिफरेंस क्वेश्चन में अपने को धन का 1 देके रखा है। तो xy3 - xy5 xy3 माइनस का xy5 इक्वल टू 1, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देख रखा है, यदि एक बिंदु का निर्देशन 2, -3 है तो यह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। बहुत आसान आंसर है। देखो
यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के रहते हैं, यहाँ पे x तो माइनस का हो जाता है, y किसका रहता है प्लस का। थर्ड वाले में देखेंगे तो ये भी माइनस का रहता है और ये वाला भी किसका रहता है, मतलब ये भी माइनस का और y भी माइनस का। अगर फोर्थ वाले में देखेंगे तो ये x तो धनात्मक रहता है और y कैसे रहता है, ऋणात्मक रहता है। तो देखो इसमें x कैसा है, धनात्मक है, तो x धनात्मक या तो यहाँ पे हो सकता है, पहले में हो सकता है, या चतुर्थ में हो सकता है। y कैसा है, ऋणात्मक है, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, चतुर्थ। तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखा है 5 फुटबॉल मैचों में दिए गए टिकटों की संख्या 20,378, 20,378, 19,872, इसके बाद लिखा हुआ है 20,417, फिर लिखा हुआ है 32,473 और लिखा हुआ है 23,473। ठीक, कौन सी संख्या 20,000 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 20,000 के निकटतम है, मतलब 20,000 के से, मतलब 20,000 के कौन सा क्लोज है, क्लोजेस्ट नंबर बताना है जो 20,000 के क्लोजेस्ट है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 20,417, दूसरा ऑप्शन दिया है 19,872, तीसरा ऑप्शन दिया है 32,473 और चौथा वाला ऑप्शन दिया हुआ है 20,378। तो बताओ, देखो कभी भी ये 20,417 तो इसके क्लोज हो ही नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले एक नंबर दिख रहा है 20,378, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन की बात करें, चलो दूसरे को छोड़ो, अभी 20,378 और ये देख रखा है 32,473, तो ये भी इसके निकट नहीं हो सकता, या तो सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा या फोर्थ वाला। तो देखो ये 20,000 से कितना जाते हैं, 378 जाते हैं। ठीक, अगर इसको देखें, ये लिखा हुआ 19,872, अगर 19 ये 72 भी नहीं होता, 19,800 भी होता, तब भी ये 20,000 से कितना कम होता, केवल 200 कम होता, जबकि ये तो पहले से 378 ज्यादा है, मतलब ये वाली संख्या ज्यादा दूर हुई, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा, सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। लगभग अपन ने 16-17 क्वेश्चन के लगभग अपन ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। कमेंट करके आप लोग जरूर ये बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, तो वो अपन अगली वाली वीडियो में लगभग कंप्लीट कर ही लेंगे। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर में आए थे, 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था और 19 में जो इसके पेपर हुए थे, उनके कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। तो अपन ने केवल पेडागोजी और जो कैंसिल हुए क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया है। तो अपन पेडागोजी को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसके पहले वाली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाली वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देख लेना। चलिए, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।